everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज डिस्कस। बट देखो, केस स्टडीज करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कंट्रोलिंग की वन शॉट वीडियो का लिंक डाला है, प्लस कीवर्ड्स वाली वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। पहले वो दोनों वीडियोस देख लो, देन इस वीडियो पर आना ताकि केस स्टडीज खुद सॉल्व कर सको। तो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, सारी केस स्टडीज मैंने वो ली हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुकी हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना है, मेरे साथ साथ में केस स्टडीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है? AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditioners. AS Limited एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका काम है AC के पार्ट्स को असेंबल करना, इकट्ठा करना। Recently, the company had conducted time and motion study and concluded that on an average a worker can assemble 10 air conditioners in a day. अभी अभी कंपनी ने टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट करवाई और इन दोनों स्टडीज को कंडक्ट करवाने के बाद में कंपनी को पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर हमारा एक वर्कर 10 AC असेंबल कर सकता है। क्या समझे? अभी अभी कंपनी के अंदर टाइम और मोशन स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिससे पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर हमारा एक वर्कर कुल मिला के 10 ACs असेंबल कर सकता है। The target volume of the company in a day is assembling of 1000 units of air conditioners. अब यहां से मेन बात चालू होती है। कंपनी ने टारगेट सेट करा। टारगेट क्या सेट करा? कि हम लोग एक दिन के अंदर 1000 ACs असेंबल करेंगे। समझ में आया? कंपनी ने टारगेट सेट करा कि हम लोग एक दिन के अंदर 1000 ACs को असेंबल करेंगे। The company is providing attractive allowances to reduce labor turnover and absenteeism. और इस टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे अच्छे अलाउंसेस देती है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया, उन्हें कार की फैसिलिटी दी जा रही है, उन्हें घर की फैसिलिटी दी जा रही है, बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है ताकि लेबर टर्नओवर भी कम हो, यानी कि एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी जॉब छोड़ के भी ना जाएं, प्लस एब्सेंटीज्म भी कम हो, यानी कि एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी हॉलीडेज भी ना ले, रेगुलरली आए। All the workers are happy. सारे के सारे वर्कर्स बहुत खुश हैं। Even than the assembling of air conditioners per day is 800 units only. फिर भी जब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई तब पता चला कि एक्चुअली कंपनी के अंदर 800 ACs ही एक दिन में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो समझ में आया पूरी बात क्या है? कि कंपनी ने टारगेट सेट करा था कि एक दिन के अंदर 1000 ACs असेंबल किए जाएंगे, बट एक्चुअली सिर्फ 800 ACs ही असेंबल किए गए, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 200 यूनिट्स का। कंपनी ने 200 ACs कम असेंबल करे। टू फाइंड आउट द रीजन फाइंड आउट करने के लिए कि यार ये डेविएशन क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया, द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर। कंपनी ने हर वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व करा, तो कंपनी को पता चला दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग, कि कुछ वर्कर्स काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो गॉसिप करने में ही बिजी थे। तो आपको देखकर तो समझ में आ गया होगा कि ये केस स्टडी कौन से चैप्टर की है, कंट्रोलिंग की है, क्योंकि सबसे पहले टारगेट सेट किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया गया, देखा भाई डेविएशन आ रहा है, 200 यूनिट्स का डिफरेंस है, उसके बाद में एक्शन लिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। आपको बताना है यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात की गई है। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमें केस देखते ही समझ में आ गया, टारगेट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन। तो यहां पर बात की गई है मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन की, दैट इज कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज कंट्रोलिंग। यहां पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात की गई है? यहां पर बात की गई है कंट्रोलिंग की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड। ऊपर मैनेजमेंट के जिस भी फंक्शन की बात की गई है, कौन से फंक्शन की बात की गई है? कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स आते हैं उनमें से ऊपर वाले केस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स को डिस्कस किया गया है। क्या समझे? कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन सारे स्टेप्स के अंदर से इस केस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स की बात की गई है। तो पहला स्टेप आता है सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहला काम क्या होता है कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर? स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, यानी कि टारगेट सेट किया जाता है। तो यहां पर कंपनी ने कंक्लूड करा था कि ऑन एन एवरेज एक वर्कर एक दिन के अंदर 10 AC असेंबल कर सकता है, और उसके हिसाब से कंपनी ने टारगेट सेट करा था कि हम लोग एक दिन के अंदर 1000 ACs को असेंबल करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, सेटिंग टारगेट। इन्हीं टारगेट्स को हम लोग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं और प्लांट परफॉर्मेंस भी बोलते हैं।
उसके बाद में कंपनी ने क्या करा, मेजर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस, इवन दैन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स पर डे इज 800 यूनिट्स ओनली। कंपनी ने जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा तब कंपनी ने देखा भाई 800 यूनिट्स ऑफ एसी ही असेंबल किए गए हैं। टारगेट कितने का सेट करा था, 1000 एसीज का। फिर क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड नोटेड डेविएशन ऑफ 200 यूनिट्स। कंपनी ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा और कंपनी ने देखा भाई कितने यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है, 200 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। हमने सोचा था 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक्चुअली हम लोगों ने 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी, तो ये हमारे पास में डेविएशन आ रहा है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इन डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मतलब देखा जाता है कि डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं। तो रीजन फाइंड आउट करने के लिए कंपनी ने क्या करा, हर वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करा और सीसीटीवी कैमरास के थ्रू देखा तो कंपनी को पता चलता है कि कुछ वर्कर्स गॉसिप करने में बिजी थे। तो ऊपर वाले केस के अंदर कुल मिला के इन 4 स्टेप्स की बात की गई थी। समझ में आ गया केस क्या था? केस था हमारा कंट्रोलिंग से रिलेटेड, तो फर्स्ट का आंसर हो गया कंट्रोलिंग। उसके बाद में था कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ऊपर वाले केस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं, उन स्टेप्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट केस हमारा कहता है अ कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स व्हिच वर इन ग्रेट डिमांड। एक कंपनी एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चर करती है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। It was found that the target of producing 300 bulbs a day was not met by the employees. कंपनी ने देखा कि हमारा जो टारगेट था 300 बल्ब्स को प्रोड्यूस करने का, वो टारगेट एम्प्लॉइज पूरा नहीं कर पाए। तो अभी यहाँ पर कंपनी ने टारगेट भी सेट नहीं करा, फर्स्ट स्टेप भी नहीं हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर भी नहीं करा गया, सीधे ही डेविएशन देख लिया कि हम लोगों ने 300 बल्ब जो प्रोड्यूस करने का हमारा टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं करा। On analysis, it was found that the workers were not at fault. जब एनालाइज किया गया भाई ये डेविएशन क्यों आया, 300 बल्ब्स हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो पता चला यहाँ पर वर्कर्स की कोई गलती नहीं थी। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स द कंपनी वाज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। जब देखा गया तो पता चला भाई यहाँ पर वर्कर्स की गलती नहीं थी। गलती क्या थी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, यहाँ पर बिजली नहीं आती थी प्रॉपर्ली, पावर कट्स हो जाते थे, प्लस वर्कर्स की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, तो कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने की जरूरत है। टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड को पूरा करने के लिए द कंपनी असेस्ड दैट अप्रोक्सीमेटली 88 additional workers were required, out of which 8 would work as heads of different departments and 10 would work as subordinates under each head। यहां से ध्यान से समझना, कंपनी ने इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए देखा कि हमें 88 वर्कर्स की और रिक्वायरमेंट है, हमें एडिशनल 88 वर्कर्स चाहिए। इन 88 में से 8 तो क्या होंगे, हेड्स होंगे। तो ये 8 जो है ये क्या होंगे, यहाँ पर हेड होंगे। ये सपोज मैंने हेड्स बना दिए, ये 8 क्या है, हेड है, और हर 8 के अंदर 10 बंदे काम करेंगे। तो कुल मिला के हर टीम के अंदर 11 बंदे हो गए इंक्लूडिंग द हेड। इस तरह से टोटल कितने बंदे हैं, 88 बंदे हैं। The required qualification and job specifications were also enlisted। साथ साथ में लिखा गया कि एम्प्लॉइज के पास में ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये जॉब स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए एम्प्लॉय के अंदर। It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, people from backward and rural areas and people with special abilities to resume responsible position in the organization। साथ साथ में ये भी बोला गया कि भाई कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाए विमेन्स, ताकि आए, विमेन को एनकरेज किया जाए कि हमारे यहाँ पर आप जॉब करो। पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज एंड रूरल एरियाज से भी लोगों को बुलाया गया, उन्हें भी एनकरेज किया गया कि आप भी आओ और अप्लाई करो। और वो लोग जिनके पास में स्पेशल एबिलिटीज हैं उन लोगों को भी एनकरेज किया गया कि आप भी आओ, आप लोग भी अप्लाई करो। ऑल एफर्ट्स वर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स विद द नेचर ऑफ वर्क। सारे एफर्ट्स डाले गए कि हमें काम के हिसाब से अच्छे एम्प्लॉइज मिल जाएं। अब करना क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस की बात की गई है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर फंक्शंस लिखा है, एक फंक्शन की बात नहीं करी गई है, एक से ज्यादा फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं। तो जब आप केस को ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ऊपर हमें पता चला कि 300 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करी गई, यानी कि टारगेट पूरा नहीं करा गया। तो यहाँ पर बात हो रखी है मैनेजमेंट के आखिरी फंक्शन की, दैट इज
कंट्रोलिंग। और फिर बात की जाती है नई बंदों को हायर करने की, लिखा है 88 एडिशनल वर्कर्स चाहिए, उन 88 में से 8 हेड होंगे, 10 हर बंदे के नीचे काम करेंगे, तो इस तरह से टीम बनाई जाएगी। एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन बताई गई, जॉब स्पेसिफिकेशन बताए गए, बताया गया कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा विमेन को एनकरेज करने के लिए, रूरल एरिया से लोगों को एनकरेज करने के लिए। तो यहां पर बात की गई है मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन की, दैट इज स्टाफिंग। तो फर्स्ट के हमारे पास में 2 आंसर हो गए, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज, एक तो स्टाफिंग की बात की गई है, दूसरी बात की गई है कंट्रोलिंग की। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन। दोनों फंक्शंस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। दोनों फंक्शंस, दो फंक्शंस कौन से हैं, एक तो बात की गई है हमारे यहाँ पर कंट्रोलिंग की, दूसरी बात की गई है स्टाफिंग की। दोनों के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स की बात की गई है ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर 2 स्टेप्स की यहाँ पर बात की गई है। पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये चेक करना कि कितने बंदों की जरूरत है। तो कंपनी ने देखा 88 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा अंदर का बता देती हूँ। द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइड थ्रू वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है, यानी कि देखा जाता है हमें कितने बंदों की जरूरत है। सपोज हम लोगों ने देखा कि हमें 100 बंदों की जरूरत है। उसके बाद में होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, देखा जाता है हमारे पास में एक्चुअली कितने बंदे हैं। देखा तो पता चला हमारे पास में सिर्फ 80 बंदे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिक्वायरमेंट 100 की है, हमारे पास में है 80 बंदे, यानी कि हमें 20 बंदों की और रिक्वायरमेंट है, 20 बंदों को हमें बुलाना पड़ेगा बाहर से। तो ये फर्स्ट स्टेप था, चेक करना कि हमारे पास में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। अब लोगों को एनकरेज करना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को एनकरेज करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आके अप्लाई करो। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, उन्हें एनकरेज किया जाता है कि आओ भाई हमारे यहाँ पर जॉब पोजिशंस वेकेंट है, आप आके अप्लाई करो। समझ में आ गया। बात करते हैं भाई कंट्रोलिंग के कौन कौन से स्टेप्स की यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट करने की भी बात नहीं करी, यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की भी बात नहीं करी। यहाँ पर डायरेक्ट हमारा थर्ड स्टेप आता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करा, तो कुल मिला के पता चला कि भाई 300 बल्ब्स प्रोड्यूस करने का टारगेट हम लोग पूरा नहीं कर पाए। समझ में आया। कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटिंग टारगेट, जो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था, उसकी यहाँ पर बात नहीं हुई। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की भी यहाँ पर बात नहीं हुई। यहाँ पर डायरेक्ट बात हुई कि 300 बल्ब्स प्रोड्यूस करने का टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या स्टेप है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, इट वाज फाउंड दैट टारगेट ऑफ 300 बल्ब्स, 300 बल्ब्स प्रोड्यूस करने का टारगेट जो एम्प्लॉइज हैं वो पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद में डेविएशंस को एनालाइज करना। डेविएशंस को एनालाइज करना मतलब रीजन फाइंड आउट करना कि ये डेविएशंस क्यों आ रहे हैं। तो रीजन फाइंड आउट करा तब पता चला कि वर्कर्स की कोई गलती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था प्लस वर्कर्स की शॉर्टेज थी, इसकी वजह से ये डेविएशन आया, टारगेट पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि अगली बार से डेविएशन ना आए। और करेक्टिव एक्शन में देखा गया कि डिमांड को पूरा करने के लिए 88 एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। उन वर्कर्स को बुलाया गया, 8 वर्कर्स हेड होंगे, 10 उनके अंदर काम करेंगे। तो यहां पर बात की गई थी स्टाफिंग की, ये क्या है, करेक्टिव एक्शन, कंट्रोलिंग का ही एक स्टेप। समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, लिस्ट 2 वैल्यूज विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। इजी सा है, 2 ऐसी वैल्यूज बता दो जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। एक तो विमेन एम्पावरमेंट, कि भाई विमेन को एनकरेज करो, औरतें आएंगी तो उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन्हें जल्दी जॉब ऑफर की जाएगी। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना रूरल लोगों के लिए, वो लोगों के लिए जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर रह रहे हैं। क्लियर हो गया। थर्ड केस स्टडी हमारी क्या कहती है, राजीव एंड संजीव आर मैनेजर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन हैडिंग डिफरेंट यूनिट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, राजीव और संजीव दोनों ही मैनेजर्स हैं बट दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है और एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, दोनों अलग अलग यूनिट्स के हेड्स हैं। While discussing about the functions of management, मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते टाइम पर राजीव से, ध्यान से सुनना, राजीव क्या कहता है, यहां से मेन बात स्टार्ट होती है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अच्छा, ये राजीव है, राजीव क्या कहता है कि प्लानिंग का मतलब है लुकिंग अहेड, प्लानिंग के अंदर हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, वहीं कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं। बट संजीव सेज
यू आर रॉन्ग बिकॉज प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। अब यहाँ पर संजीव जी क्या कहते हैं, भाई राजीव तुम गलत हो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग तो है लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग में आगे की तरफ देखा जाता है, और प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग पीछे की तरफ देखा जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ही गलत है, राजीव भी गलत है, संजीव भी गलत है, मतलब ये दोनों पार्शियली करेक्ट है। क्योंकि एक्चुअल बात क्या होती है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। सेम ऐसे ही कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया इस चैप्टर के अंदर। आपको क्या करना है, बोथ आर गिविंग रीजंस इन फेवर ऑफ देयर स्टेटमेंट, दोनों अपने अपने स्टेटमेंट्स के फेवर में कुछ ना कुछ रीजंस दे रहे हैं। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस गिवन बाय बोथ एंड जस्टिफाई हु इज करेक्ट। आपको बताना है एक तो कौन करेक्ट है। तो पहली बात, दोनों ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। और आपको बताना है कि अपने फेवर में क्या क्या रीजंस दे रहे होंगे। तो दीज स्टेटमेंट्स आर पार्शियली करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, आधे करेक्ट है आधे करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब इनकी बात रखते हैं। राजीव क्या कहता है, प्लानिंग क्या है, लुकिंग अहेड, यानी कि प्लानिंग है फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग में आगे की तरफ देखा जाता है। और कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग है बैकवर्ड लुकिंग, यानी कंट्रोलिंग के अंदर पीछे की तरफ देखा जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, प्लानिंग लुकिंग अहेड है, ये बोल रहा है प्लानिंग लुकिंग अहेड है, प्लानिंग के अंदर आगे की तरफ देखा जाता है। तो रीजन क्या होगा, क्योंकि प्लान्स हम लोग क्यों बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, सही बात है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस, इसके अंदर हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और काम को किससे करवाना है। तो प्लानिंग क्या है, लुकिंग अहेड, सही बात है। वहीं ये कहता है कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है हमारी जो पास्ट एक्टिविटीज है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसका पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम मतलब चेक करना कि हम लोगों ने पास्ट के अंदर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं। It involves looking back and checking that the actual performance is in accordance with the standard set or not. इसका मतलब है पीछे की तरफ देखना और चेक करना कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थी या नहीं, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड था, जो टारगेट था, उसे अचीव किया या नहीं। इसकी वजह से कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक। तो ये हम लोगों ने बता दिया कि राजीव अपने फेवर में क्या क्या आंसर दे सकता है। अब संजीव क्या कहता है, संजीव सेज यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, बिकॉज प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। क्या ये कहता है जो प्लानिंग है वो लुकिंग बैक, यानी कि जो प्लानिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग है लुकिंग अहेड, यानी कि कंट्रोलिंग है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्शियली तो ये भी करेक्ट है, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। तो ये अपने फेवर में क्या क्या रीजन दे सकता है, ये कहता है प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग के अंदर हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं, ये एक बैकवर्ड लुकिंग ऑफ फंक्शन है मैनेजमेंट का। बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही प्लान्स बनाती है। कंपनी देखती है कि पास्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, पास्ट के अंदर जो प्लान्स बनाए थे वो कितने सक्सेसफुल थे, उनके बेसिस पर कंपनी अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाती है। प्लस कंपनी देखती है कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन था, उस कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर जो फीडबैक रिपोर्ट मिली थी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाती है। तो जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर होते हैं, इसलिए जो प्लानिंग है वो क्या है, एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। वहीं संजीव ये भी कहता है कि कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। तो इसके पीछे वो रीजन क्या देता है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द डेविएशंस एंड सजेस्टिंग द मेजर्स सो दैट दीज डेविएशंस डू नॉट अकर इन फ्यूचर। संजीव कहता है भाई कंट्रोलिंग जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोगों ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर कर लिया, पीछे जैसे देखा था 800 यूनिट्स हम लोगों ने एक्चुअली प्रोड्यूस करी, टारगेट था 1000 यूनिट्स का। इसका काम ये भी है देखना डेविएशंस कितने का आ रहा है, और आगे से ये डेविएशंस ना आए, आगे से ये प्रॉब्लम्स ना हो, ये डिफरेंसेस ना हो, इसके लिए सजेशंस देना। फॉर एग्जांपल जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर 88 एडिशनल एम्प्लॉइज को बुलाया गया, तो साथ में सजेशंस भी देना ताकि फ्यूचर के अंदर डेविएशंस ना आए। तो ये क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है हमारी, श्रुति हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में श्रुति ने एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। She has tied up with big home furnishing retail outlet, एक बड़ी सी home furnishing retail outlet के साथ में ये collaborate करती है for supplying to them good quality home designer home furnishing products like bed covers, cushions, etc. किस लिए collaborate करती है कि ये इस बड़ी सी retail
आउटलेट को क्या करेगी, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, फॉर एग्जाम्पल बेड कवर्स, कुशंस, ये सारी चीजें। अब मेन बात स्टार्ट होती है, शी बिलीव्स दैट कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। ये क्या कहती है, प्लानिंग के बिना जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो एक ब्लाइंड प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग की ही नहीं जा सकती। जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्लानिंग पर बेस्ड है। सो एवरी टाइम शी गेट्स एन ऑर्डर, जब भी उसे ऑर्डर मिलता है, शी सेट्स द स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सोनल रिक्वायर्ड। वो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करती है, यानी कि टारगेट सेट करती है कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हर वर्कर कितने घंटे काम करेगा, मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट चेक करती है कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हर वर्कर कितने आवर्स काम करेगा, कितनी डायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि कितनी ऊपर की कॉस्ट आएगी, कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे। शी ऑल्सो कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज सो एज टू इंश्योर दैट दे कंफर्म टू प्लान्स। फिर वो साथ साथ में सारी की सारी एक्टिविटीज को क्लोजली ऑब्जर्व भी करती है ताकि जितना भी काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। Whenever the order size is too large, she hires extra workers। जब भी ऑर्डर साइज ज्यादा होता है, जब उसे बड़ा ऑर्डर मिलता है तो वो एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करती है। कैसे हायर करती है, बाय प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। फैक्ट्री गेट के नोटिस बोर्ड पर ही वो नोटिस लगा देती है कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस की बात की गई है, तो यहाँ पर बात की गई है, ऊपर ही साफ साफ लिखा है कि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिना कैसा है, ब्लाइंड प्रोसेस है। और फिर लिखा है वो स्टैंडर्ड सेट करती है। तो स्टैंडर्ड्स कौन से फंक्शन के अंदर सेट किए जाते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है कंट्रोलिंग प्रोसेस की, क्योंकि कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर ही स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। प्लस यहाँ पर नीचे स्टाफिंग की भी बात की गई थी कि जब भी उसे एक्स्ट्रा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर ही नोटिस लगवा देती है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है। तो आपको बताना है यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस की बात की गई है, स्टाफिंग की और कंट्रोलिंग की। सेकंड क्या कहता है, डू यू थिंक श्रुति इज राइट इन हर थिंकिंग दैट कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। क्या आपको भी लगता है कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग, यानी कि बिना प्लानिंग के अगर कंट्रोलिंग हम लोग कर रहे हैं तो वो कंट्रोलिंग कैसी है, ब्लाइंड है। एक्सप्लेन बाय ब्रिंगिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मानते हैं हम लोग बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। देखो कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। बट अगर हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं करी, प्लान्स में ही तो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अगर हम लोगों ने प्लानिंग ही नहीं करी, हमें पता ही नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट करा है, तो हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ में कंपेयर करेंगे। जो प्लानिंग है वो हमें एक बेस, एक आधार प्रोवाइड करवाता है जिसके बेसिस पर हम लोग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। और कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्लान परफॉर्मेंस के साथ में। बट अगर प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं हुई, प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करे, तो कंट्रोलिंग मैनेजर विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ओके और नॉट। तो कंट्रोलिंग मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सही है या नहीं। वहीं प्लानिंग फंक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग फंक्शन एज प्लान्स आर मेड टू बी फॉलोड एंड इंप्लीमेंटेड। वहीं जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो भी कंट्रोलिंग के फंक्शन पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लान्स हम लोग सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए नहीं बनाते, प्लान्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उन प्लान्स को फॉलो किया जाए, उन प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाए। और कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करके रखता है कि प्लान्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जो भी एक्चुअल वर्क है वो स्टैंडर्ड्स यानी कि प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो। थर्ड यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलोड बाय श्रुति। श्रुति यहाँ पर रिक्रूटमेंट के कौन से सोर्स को फॉलो कर रही है और वो कौन से टाइप के अंदर आता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर श्रुति क्या करती है, जब भी उसे एक्स्ट्रा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर ही नोटिस लगवा देती है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर, जब फैक्ट्री के फैक्ट्री गेट पर ही नोटिस लगा दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आके अप्लाई कर सकते हो, इसे बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि इंटरनल सोर्स के अंदर तो सिर्फ दो ही आते हैं, एक तो प्रमोशन और दूसरा ट्रांसफर। क्लियर है। लास्ट केस स्टडी है हमारी, अल्फा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर पार्ट्स। अल्फा मैन्युफैक्चरिंग का काम है ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना। टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज द कंपनी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज बाय इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड द होल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से समझना, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करवाने के लिए
उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, इसे बोला जाता है एक मेंटोर को बुलाया, जो क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पूरा का पूरा काम खुद करके बताता है, और जो एम्प्लॉइज है वो उसे देखकर सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो वो चले जाता है, जो मेंटोर है वो चले जाता है। तो क्या समझे, अपने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाने के लिए अल्फा लिमिटेड ने एक एक्सपर्ट को बुलाया, जो खुद सारी चीजें उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, यानी कि खुद करके दिखाता है पूरा का पूरा प्रोसेस। The expert quoted that all deviations cannot be controlled, so manager must know which deviations in key areas must be attended urgently as compared to deviations in non-key areas. साथ ही साथ वो expert जो है वो manager को बोलता है कि भाई सारे के सारे जो deviations है, जो सारे के सारे differences हैं, सारे deviations को control करना possible नहीं है, तो manager जी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से key areas हैं, आप सिर्फ key areas वाले deviations को ही control करो, non-key areas वाले deviations को ignore भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करी गई, तो ये बड़ा डेविएशन है, आप इसे कंट्रोल करो। बट 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी और 998 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई, यहाँ पर डेविएशन 2 यूनिट्स का आ रहा है, तो एक छोटा सा डेविएशन है, अगर आप इसे भी कंट्रोल करना चाहोगे तो आप एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ की एरियाज पर ही फोकस करो। He also suggested that human beings are bound to do mistakes as managers should not take strict action on every minute mistake of workers। उसने साथ में ये भी बताया कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो भाई थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी ही, बट एज अ मैनेजर आपको हर गलती के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना, रादर ही कैन फिक्स अ रेंज ऑफ डेविएशंस एंड टेक एक्शन इफ डेविएशन इज अबव द स्पेसिफाइड रेंज। उसकी बजाय आप एक रेंज फिक्स कर दो, आप फिक्स कर दो कि इतना डेविएशन आ रहा है तो ओके है, बट अगर इससे ज्यादा डेविएशन आया तो फिर मैनेजर जी आपको भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव। ऊपर वाले केस के अंदर मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस की बात की गई है, तो सबसे पहले बात हुई थी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन में आता है, प्लानिंग में भी नहीं आता, ऑर्गेनाइजिंग में भी नहीं आता, ट्रेनिंग आता है मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन में, दैट इज स्टाफिंग के अंदर। तो ऊपर बात की गई है एक तो स्टाफिंग की, उसके बाद में नीचे जहां पर भी आप देख रहे हो डेविएशन वर्ड बार बार आ रहा है, डेविएशन वर्ड कौन से प्रोसेस के अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के दो फंक्शंस की बात की गई है, फर्स्ट इज स्टाफिंग एंड सेकंड इज कंट्रोलिंग। सेकेंड है नेम द टू वेज ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन मेंशन्ड अबव। ऊपर डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से दो मेथड्स की बात की गई है, तो पहली तो बात की गई है कि आप सारे के सारे एरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते मैनेजर जी, आप की एरियाज को आइडेंटिफाई करो, अगर की डेविएशंस है तो उन्हीं को आप कंट्रोल करो, तो इसे बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। जो की एरियाज है मैनेजर को उन्हीं पर फोकस करना चाहिए, मैनेजर को सारे एरियाज पर फोकस नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि एक ऐसा मैनेजर जो चाहता है कि वो सारी ही चीजों को कंट्रोल करे, वो एक्चुअली कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो मैनेजर को सिर्फ उन एरियाज पर फोकस करना चाहिए जो क्रिटिकल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो की एरियाज हैं। छोटे छोटे डेविएशंस को मैनेजर को इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए दो चीजों की बात की गई है, वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पर ट्रेनिंग के कौन से मेथड की बात की गई है, तो यहाँ पर एक मेंटोर आता है, एक एक्सपर्ट आता है, जो खुद सारी की सारी चीजों को करके दिखाता है, उसे देखकर एम्प्लॉय सीखते हैं, जब वो सीख लेते हैं तो मेंटोर चले जाता है, इसे बोला जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और लास्ट है आइडेंटिफाई द वैल्यूज बीइंग एम्फसाइज्ड इन द अबव पैरा। ऊपर वाले पैरा के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज की बात की गई है, तो कुल मिला के यहाँ पर लिखा हुआ आया था कि ह्यूमन बीइंग्स तो मिस्टेक्स करेंगे ही, आप हर मिस्टेक के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात की गई थी, इंसानियत की बात की गई थी, छोटा सा है। बेसिकली आजकल इतनी ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, तो इसे आप चाहो तो हटा सकते हो। तो आज हम लोगों ने कर ली कंट्रोलिंग की केस स्टडीज डिस्कस। तो बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 8 तक के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली, ये सबके कीवर्ड्स हम लोगों ने कर ली, सबकी केस स्टडीज हम लोगों ने कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।